नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर बिहार के चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दूसरे चरण के अंदर 94 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का, जहां पर तेजस्वी यादव 15 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं पर दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रैली करने आ रहे हैं। इस बीच हम आपको बताएंगे कि 94 सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के पहले चरण का जो मोमेंटम महागठबंधन के पक्ष में है, वह दूसरे चरण के अंदर और ज्यादा मजबूती से महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके अनुसार दूसरे चरण के 94 सीटों में से कितनी सीटें महागठबंधन अकेले दम पर जीतने जा रही है। चलते हैं दोस्तों पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे कि हमारे दर्शकों का क्या कुछ कहना है 94 सीटों पर क्या होने वाला है रिजल्ट। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 3 तारीख यानी परसों बिहार के अंदर दूसरे चरण के 17 जिलों के अंदर 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी 24 सीटों पर चुनावी मैदान में है। बाकी पार्टियों पर लेफ्ट पार्टी महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के सामने बीजेपी 46 में से तकरीबन 28 सीटों पर है और जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के सामने जेडीयू 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी और जेडीयू के सामने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ में दोस्तों 2015 के नतीजों की अगर आप बात करेंगे तो 33 सीटें 94 में से राष्ट्रीय जनता दल ने जीती थी। वहीं पर 30 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई थी। कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली थी। यानी इस क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। इस चरण के अंदर सबसे बड़ा खेल करेंगे एलजेपी के नेता चिराग पासवान, जो तकरीबन 26 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यानी 26 सीटों के अंदर त्रिकोणीय मुकाबले में फायदा राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों हम लोगों ने जब सवाल पूछा कि दूसरे चरण के मतदान में कितनी सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, तो तकरीबन 90% लोग बोलते हैं कि महागठबंधन इस बार काफी मजबूत दिखाई दे रहा है और 60 से ज्यादा सीटें आसानी से दूसरे चरण के चुनाव में जीत सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों ये बड़ा आंकड़ा इसलिए भी है क्योंकि अगर महागठबंधन इस 94 में से 60 सीटें जीतने में आसानी से सफल हो जाता है, तो पिछले चरण और इस चरण के मिला के तकरीबन बहुमत के आसपास आंकड़ा आ जाएगा। यानी 2 चरण के अंदर ही बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड सरकार बनाने की रेस से बाहर हो जाएगी। आप लोग का क्या कुछ मानना है? क्या 2 चरण के अंदर ही महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आ सकता है या नहीं आ सकता है? दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और एक और जानकारी की माने तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की रैली में जमकर हुड़दंग मचाया है और यहाँ तक कि बीजेपी की रैली में जमकर कुर्सियां टूटी है। दरअसल दोस्तों रक्सौल के अंदर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की जनसभाएं करा रहे हैं, लेकिन इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिली। यहाँ तक कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली के अंदर जमकर हुड़दंग मचाया और तकरीबन रैली में मौजूद सभी कुर्सियों को तोड़ डाली। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेताओं ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह नेताओं के द्वारा किए गए प्रबंध को लेकर काफी नाराज थे। और यही नहीं, बीजेपी के नेता निरहुआ केवल 5 मिनट तक भाषण दे पाए और वहां से चले गए। ऐसे में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की रैली में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही हुड़दंग मचाया है। चलते हैं एक और जानकारी की तरफ, जहां पर नीतीश ने आबादी पर आरक्षण की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वाल्मीकि नगर के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए जनसंख्या के आधारित आरक्षण की बात कही थी, जिसको लेकर सवर्ण समाज के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले पर सफाई देने की स्थिति आ गई है, जहां पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरक्षण को लेकर हम साफ कह देते हैं कि कानून के हिसाब से सब कुछ चलेगा, जैसा कानून है उसका पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी समझ गई है कि नीतीश कुमार के बयान से अति पिछड़ा वोट एकजुट हो या ना हो, बीजेपी का सवर्ण वोटर बीजेपी के सहयोगी के बयान से कहीं न कहीं नाराज नजर आ रहा है। और एक और जानकारी की माने तो चिराग पासवान ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को शराब की तस्करी के मामले में जेल भेजेंगे। दरअसल दोस्तों बिहार के अंदर शराब बंद करने के बड़े बड़े दावे नीतीश सरकार कर रही है, लेकिन खुले तौर पर शराब बिकने की खबरें सामने आती रहती है। और इसी पर चिराग पासवान ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को शराब की तस्करी मामले में भेजेंगे जेल, क्योंकि सत्ता के संरक्षक के बिना इस तरह से खुलेआम शराब किसी राज्य में बेची नहीं जा सकती। यानी सत्ता की मंजूरी है, इसीलिए इस तरह से गाँव तक आज भी शराबें बांटी जा रही है और शराबें बेची जा रही है। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और जानकारी की माने तेजस्वी यादव ने बड़े दावे करते हुए कहा कि जनता ने महागठबंधन को पहले चरण में मतदान में बहुमत दे दिया है, अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। इसी के साथ चलते हैं एक और जानकारी की तरफ, जहां पर दोस्तों जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश के खिलाफ जेएमएम ने प्राथमिकी
प्राथमिकी दर्ज कराई है। जेएमएम ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये जानकारी सामने आई है, जहां पर उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कार्रवाई करते हुए इस तरह से राजद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के अध्यक्ष पर 504, 506, 120 बी और 124 ए के तहत मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी के नेता पर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कई सारे नेताओं पर राजद्रोह के मुकदमे दायर करती है, अब अपने नेता के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर होने के बाद बौखलाना शुरू हो गए हैं। एक और जानकारी की माने तो बिहार के अंदर एनडीए की विदाई तय हो गई है। पहले चरण के अंदर गठबंधन के समर्थन में लोगों ने वोट किया है। ये कहना है दीपांकर भट्टाचार्य का, जो सीपीआई एमएल के नेता है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड से मिल रही जानकारी के अनुसार हमारे पक्ष में काफी अच्छा मतदान हुआ है और अच्छा खासा निर्णायक बढ़त महागठबंधन को मिल चुका है पहले चरण के अंदर। एक और जानकारी की माने तो सुशील मोदी बोले, कहा जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव बताए कि चमकी, बुखार, बाढ़ और लॉकडाउन के अंदर उन्होंने कितने गरीबों की मदद की है। यानी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इस तरह के बयान दे रहे हैं जिस पर उनको शर्मिंदा होना चाहिए और कम से कम शर्म तो आनी चाहिए, क्योंकि 2,50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट लेकर बिहार सरकार वो चला रहे हैं। अपने आदेशों पर सरकार की पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से कि उन्होंने कितने गरीबों की मदद की है। यानी दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितने स्तर पर बीजेपी के नेता गिरते जा रहे हैं, जो विपक्ष की भूमिका में अभी भी दिखाई पड़ते हैं। यानी विपक्ष से ही उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, जैसे विपक्ष 15 साल से सरकार चला रहा हो। ऐसे में सुशील मोदी के इस बयान पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी और बीएसपी के गठजोड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने खुला ऐलान करते हुए कहा कि हमने निर्दलीय का समर्थन इसलिए कर दिया क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते थे, उत्तर प्रदेश को बताना चाहते थे कि किस तरह से बीजेपी और बसपा के बीच में साठ गांठ चल रही है। दोनों पार्टी एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने जनता के सामने सच ला दिया है कि बसपा बीजेपी की बी टीम है। ऐसे में दोस्तों, बसपा की सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देने को तैयार है। कुल मिलाकर इसका बड़ा नुकसान बीएसपी और असरुद्दीन ओवैसी को बिहार के चुनाव में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 2022 के चुनाव वह अकेले दम पर लड़ेंगे और कम से कम बसपा के साथ में जाकर नहीं लड़ेंगे। बसपा बीजेपी के साथ चली जाए, उनके साथ मिलकर सरकार बनाए या सरकार में जाने के लिए चुनाव लड़े, यह उनकी मर्जी है। लेकिन समाजवादी पार्टी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि बीजेपी की बी टीम अब बसपा बन चुकी है। एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो बिहार में इनकम टैक्स ने जबरदस्त तरीके से छापेमारी की है। तकरीबन 30,000 करोड़ के 60 बड़े घोटाले को लेकर विपक्षी पार्टी भी हमलावर हो गई है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के अंदर चुनाव में 33 बड़े घोटाले गिनाते हुए बताया था कि किस तरह से 30,000 करोड़ रुपए के 7 बड़े घोटाले हुए हैं और छोटे छोटे कुल मिलाकर 33 घोटाले प्रदेश के अंदर किए गए हैं। और अभी ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कई सारी जगह पर इनकम टैक्स ने रेड मारी है और बड़ी मात्रा में कैश बरामद किए गए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 33 घोटाले गिनाए थे, उस पर सबसे पहले जांच उन्हीं को बिठानी चाहिए। कम से कम विपक्षी पार्टी तो प्रधानमंत्री का समर्थन कर रही है कि नीतीश कुमार ने 33 से ज्यादा बड़े घोटाले किए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदम उठाना चाहिए। सीबीआई, ईडी और आईटी डिपार्टमेंट से भ्रष्टाचार की पोल खोलनी चाहिए। और ऐसे में दोस्तों, आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो तेजस्वी यादव के बाद कांग्रेस पार्टी का बड़ा वादा, कहा सरकार बनी तो बिहार में ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम चालू किया जाएगा। यानी जो डॉक्टर है वह अपनी डॉक्टर की डिग्री दिखाए, प्रमाणिक डिग्री दिखाए और रोजगार लेकर जाए। यह स्कीम कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी ला चुकी है, जहां पर बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार दिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था और अभी ये जानकारी आई है, जहां पर बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है। इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर एकनाथ खड़से के बाद पंकजा मुंडे छोड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी। सुगबुगाहट और तेज हो गई है। केवल कहा जा रहा है कि एमएलसी के चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। एक और अपडेट मध्य प्रदेश के चुनावी समर से है, जहां पर उमा भारती का अपनी पार्टी पर निशाना, कहा भाजपा घमंड में चूर हो गई थी, इसीलिए बीजेपी को पिछले लोग विधानसभा चुनाव के अंदर हार का शिकस्त का सामना करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, उमा भारती ने अपनी पार्टी को टारगेट करते हुए ये बड़ी पोल खोल दी है पार्टी की। एक और जानकारी की माने तो तेजस्वी यादव बोले, कहा नीतीश कुमार कभी भी पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई जैसे असली मुद्दों की बात नहीं करते हैं। मुद्दे भटकाने के लिए सुशासन बाबू घूम रहे हैं। आप लोग दोस्तों इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और एक और जानकारी की माने तो इमरान प्रतापगढ़ी ने असरुद्दीन ओवैसी को लिया है आड़े हाथ। कहा ओवैसी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल में भरी है नफरत। जो काम बीजेपी हिंदुओं के लिए करती है, वही काम असरुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के लिए करते हैं। यानी बीजेपी के नेताओं के द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, हूबहू ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल असरुद्दीन ओवैसी की ओर से भी किया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और ओवैसी के अच्छे तालमेल है। दरअसल दोस्तों, आजादी के समय में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और इस तरह से ये
ऐतिहासिक प्रमाण भी है, जहां पर कई बार बीजेपी और उसके कट्टर विचार दूसरे कट्टर विचारों से मैच खाते हुए दिखाई देते हैं। एक और जानकारी की माने तो कमलनाथ के स्टार प्रचारक के दर्जा वापस लेने पर कमलनाथ ने बीजेपी और चुनाव आयोग को लगाई है फटकार। उन्होंने कहा कि मेरा स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का जवाब तो जनता देंगे, तो जनता दुगने समर्थन में कमलनाथ के पक्ष में आएगी और सिंपैथी का वोट उनको जरूर मिलेगा। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन में कार्रवाई की है, इसके एवज में अपना समर्थन कमलनाथ को जरूर देगी। और एक और जानकारी दोस्तों, बिहार के ही चुनावी समर से है, जहां पर चीन और भारत के बीच में एक और विवाद लगातार जारी है। वहीं पर राजनाथ सिंह आजकल बिहार के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बिहार के अंदर उन्होंने आकर कहा कि अगर मैं खुलासा कर दूंगा तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव ने तोड़ा अपने पिता का। बीजेपी के सोनपुर के अंदर रैली में बोले जेपी नड्डा, कहा चुनाव हार जाना मंजूर है लेकिन गलत आश्वासन नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के नेता इस तरह से खुले तौर पर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल जनता को देने की बात कही थी, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़िए 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं देश के अंदर में। वहीं पर दूसरी तरफ 15-15 लाख रुपए का वादा यही बीजेपी कर रही थी, जो 15 लाख के वादे को जुमला बताने लगी। बेशक चुनाव हार जाए लेकिन गलत आश्वासन नहीं देंगे। यही बीजेपी के लोग हैं जो विशेष राज्य का दर्जा, बिहार में पलायन रोकने की बात, इंडस्ट्री लगाने की बात और तमाम तरह के बड़े बड़े झूठ बोलकर थंबनेल के जरिए बीजेपी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। जहां पर तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे कई सारे हेलीकॉप्टर पीछा कर रहे हैं, जिसमें जेपी नड्डा का एक हेलीकॉप्टर है और एक योगी आदित्यनाथ का, एक बीजेपी के राज्य के कुछ नेताओं का। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर के पीछे। भाजपा और मोदी के पास सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए इन सारे सवालों का जवाब बिहार के चुनावी मैदान में मुद्दे की लाने की कोशिश की जा रही है। जिस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी का भला पाकिस्तान ही कर सकती है, क्योंकि बीजेपी दिन रात पाकिस्तान 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 रटती रहती है और चाहती है कि बिहार के चुनाव पाकिस्तान के नाम पर हो जाए। बिहार के मुद्दों से इनका कोई लेना देना नहीं है। और एक और जानकारी की माने तो कुछ दिनों पहले सवाल ये खड़ा हुआ था कि अमित शाह बिहार के चुनावी मैदान से आखिर बाहर क्यों हैं। दरअसल दोस्तों, अमित शाह ने दिल्ली के अंदर रैलियां की थी, उनकी रैलियों के कारण बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बिहार के चुनाव को लेकर ये अपडेट थी कि उनको शायद कोरोना था, इसीलिए वह चुनावी प्रचार प्रसार में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है, जहां पर बिहार के बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल में होने वाले बंगाल के चुनाव में जेपी नड्डा करने वाले थे रैली, लेकिन जब भाजपाइयों को लगा कि शायद उनकी बात नहीं बनेगी और बंगाल के अंदर होने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी, तो अब अमित शाह बिहार में तो आए नहीं लेकिन बंगाल जरूर जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये जानकारी सामने आई है, जहां पर जेपी नड्डा के 2 दिनों का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में रद्द हो गया है। अमित शाह इसकी जगह पर अब बंगाल जाने वाले हैं। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि अमित शाह जब बंगाल के अंदर रैली कर सकते हैं, समारोह कर सकते हैं, तो बिहार क्यों नहीं आए। इसको लेकर अब कई सारे सवाल लगातार उठते रहेंगे। एक और जानकारी की माने दोस्तों, तो तेजस्वी यादव के सभाओं में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़, जिसको लेकर तेजस्वी यादव बोले, कहा ये भीड़ नहीं है बल्कि बेरोजगारी का एक आंदोलन है, जिसे जनता ने अपनी जिम्मेदारी के तौर पर ले लिया है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, जहां पर मुंगेर के अंदर भारत माता के माथे पर एक कलंक है, आग लगाने वाले लोग नहीं बचने चाहिए, हिंसा कांड पर बोले बाबा रामदेव। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि फ्रांस की घटना को लेकर प्रधानमंत्री के पास ट्वीट करने के लिए, प्रधानमंत्री के पास भाषण देने के लिए समय है, लेकिन मुंगेर के अंदर जो हुआ है उस पर एक भी भाषण, एक भी बयान प्रधानमंत्री ने जारी नहीं किया है। यानी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुंगेर के मामले पर प्रधानमंत्री कुछ बोले और कम से कम दमनकारी पुलिस पर कोई एक्शन ले। और एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया है कि 12.84% रफ्तार से बढ़ी है बिहार की विकास दर, लेकिन नीतीश बाबू ने यह नहीं बताया कि इंडस्ट्री कितनी लगी है, क्योंकि विकास दर लगभग सभी राज्यों के अंदर 10% से ऊपर रही है पिछले दशक में। लेकिन बड़ी बात है कि बिहार के अंदर जहां पर एक और इंडस्ट्री नहीं लगी है, वहीं पर दूसरी ओर नीतीश कुमार के ये दावे पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहे हैं और इन डाटा का कोई वैल्यू नहीं है। एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई, कहा एलजेपी व ओवैसी का साथ लेने के बाद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले को लेकर एलजेपी और असरुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पटना के अंदर रोड शो करने के लिए उतरे जेपी नड्डा। हालांकि ऐसा समर्थन तो मिलता हुआ उनको दिखाई नहीं दिया है, लेकिन एक बात तय है कि बिहार के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले अपनी फ्लॉप रैली के बावजूद रैलियां कर रहे थे और अब रोड शो कर रहे हैं। हालांकि जनता का समर्थन तो मिल नहीं रहा, पार्टी के ही कुछ गिने चुने कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं। एक और जानकारी की माने तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 रैलियां करेंगे। वहीं पर दूसरी ओर तेजस्वी यादव की ओर से भी ताबड़तोड़ रैलियां की जाएगी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 रैलियां कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और बीजेपी
चाह रही है कि बिहार का माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेट करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर यह तय हो कि बिहार के चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री तमाम तरह के बड़े बड़े बयान तो दे रहे हैं, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, कश्मीर का मामला हो या फिर जंगल राज की बात करनी हो, लेकिन ये सारे मुद्दे हवाई दिखाई दे रहे हैं। असली मुद्दा आज भी बेरोजगारी और सत्ता परिवर्तन बन चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रधानमंत्री 6 रैलियों के बाद भी बिहार में माहौल नहीं बना पाए तो आखिर प्रधानमंत्री और जो 6 रैलियां करने वाले हैं उसमें कर ही क्या लेंगे। एक और जानकारी की माने तो बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर नीतीश की टिप्पणी से गुस्साए लालू और राबड़ी के पैतृक गांव के लोग। कहा नीतीश कुमार अपनी शालीनता के लिए जाने जाते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उल जुलूल बयान देना शुरू किया है वह इस बात के संकेत है कि उनके हाथ से सत्ता जा रही है। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय है नीतीश कुमार के द्वारा राबड़ी देवी और लालू यादव को लेकर जो विवादित टिप्पणी की गई है उसे आप किस तरह से समझते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो चिराग पासवान के जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने दी बधाई और एलजेपी के प्रमुख ने अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि आज उनकी कमी खल रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार मेरा ऐसा जन्मदिन है जहां पर मैं अपने पिता के बिना जन्मदिन मना रहा हूं। इसी के साथ वह भावुक होते हुए भी दिखाई दिए हैं। कुल मिलाकर ये बड़ा अपडेट है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया है। हम आपको बता दें कि गुर्जर आंदोलन के एक दिन पहले ही गहलोत की सरकार ने ऐलान करते हुए सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण की बात कही है। राजस्थान के अंदर आज से गुर्जर समाज के द्वारा आंदोलन की बात कही गई थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि राज्य की सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच में बीते दिन 6 घंटे तक चली बातचीत में सहमति बन गई है। गुर्जर नेताओं की मांग थी कि सरकार गुर्जरों को किए गए अपने 5% आरक्षण के वादे को पूरा करे, जिसे गहलोत सरकार ने पूरा कर दिया है। दरअसल दोस्तों अशोक गहलोत सरकार ने कर्नल किरोड़ी लाल बैसला ने कहा कि जिन गुर्जर नेताओं से सरकार ने वार्ता की है वह आकर समाज में बातचीत करेंगे और आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये वादा किया था और चुनाव से पहले भी उनका ये वादा था, जिस वादे को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत सरकार दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों सचिन पायलट भी इसकी मांग कर रहे थे, जिसे अब कांग्रेस पार्टी की ओर से तकरीबन पूरा कर दिया गया है। जल्द ही इसको कानूनी अमली जामा भी पहना दिया जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर एनडीए गठबंधन के दावे और इरादों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी के फैसले पर समीक्षा होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो गए, उनके अपने विधानसभा सीट के अंदर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद ये बयान सामने आया है और उन्होंने शराबबंदी की समीक्षा की बात कही है। इस पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर बिहार के चुनावी समर के अंदर आज तय होगा कि दूसरे चरण में जनता किसका साथ देगी, किसका विरोध करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कांग्रेस पार्टी ने कई सारे सवाल दागे हैं और प्रधानमंत्री से पूछा है कि मुंगेर की घटना को लेकर वे चुप क्यों हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी एक भी खबर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप किस तरह की खबरें चाहते हैं। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।